आज हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के कुछ अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स जो आपके न्यूटन बुक में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए, two similarly and equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force of 2 into 10 raised to the power minus 5 Newton. A third identical uncharged sphere C is touched with A and then placed at the midpoint between A and B. What is the net electric force on C? अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में आपको A और B दो चार्ज दे रखे हैं। ठीक है, ए और बी दोनों आपके इक्वल चार्ज है, मतलब लेटर से ए का चार्ज अगर क्यू है तो बी का चार्ज भी हम क्यू मान लें। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, आर दे रखा है। और इन दोनों को, क्योंकि दोनों चार्ज सेम पोलैरिटी के हैं, इसलिए ये दोनों रिपल हो रहे हैं। कौन सा फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है, जो वैल्यू आपको गिवन है, देखिए 2 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 5 न्यूटन से रिपल हो रहा है। देखिए वैल्यू गिवन है ना, 2 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 5 न्यूटन। ठीक है, आप कूलम्स लॉ लगा लीजिए। कूलम्स लॉ में क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू के माने कांस्टेंट, कितनी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर अगर लगाएंगे तो लेटर से ए बी, ठीक, फोर्स ऑन ए बाई बी, आप बी ए भी निकाल सकते हो, दोनों फोर्स इक्वल हैं और आपको वैल्यू गिवन भी है 2 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 5 न्यूटन। यहां पर के तो कांस्टेंट रहेगा, Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं Q, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट किया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो थर्ड एक स्फेयर है C, वो अनचार्ज्ड है और उसको A से आपने टच कराया और फिर उसको A और B के बीच में लाकर रख दिया। अगर हम एक स्फेयर है A जिसमें चार्ज Q है और दूसरा एक स्फेयर लेकर आए लेटर से C, इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर चार्ज 0 है क्योंकि ये अनचार्ज्ड है। जब इसको टच कराया जाता है तो दोनों चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब जैसे ही बॉडी टच होगी और उसके बाद अलग की जाएगी तो अब A में चार्ज हो जाएगा Q/2 और अब C में चार्ज हो जाएगा Q/2। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई बॉडी टच होगी तो वो अपने चार्जेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। मतलब अगर इसमें कोई चार्ज गिवन होता तो आप इन दोनों की वैल्यू का एवरेज निकाल देते और वही एवरेज ए का चार्ज होता और वही आंसर सी का भी चार्ज होता। ऐसे क्वेश्चन भी न्यूटन में अनसॉल्व्ड दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाते हैं। हमने बी पर बिल्कुल मिड पॉइंट पर C ला करके रख दिया और कैसे रखा, A से टच कराने के बाद, तो अब A का चार्ज Q/2 हो जाएगा और C का चार्ज Q/2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा क्योंकि मिड पॉइंट पर है तो यहां से दूरी R/2 और यहां से दूरी भी R/2 हो जाएगी। चलिए फिर से कूलम्स लॉ लगाते हैं। क्यों, आपको नेट फोर्स निकालना है C पर। नेट फोर्स का मतलब है कि A C पर कितना फोर्स लगा रहा होगा। अब बताइए, ए का जो चार्ज है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ए यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, FCA, मतलब फोर्स ऑन C बाई A। ठीक, अब बी देखिए, बी भी पॉजिटिव है, वो सी को इस तरफ धक्का देना चाह रहा होगा, मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा, तो इसको क्या बोलोगे, FCB। ठीक है, और आपको अगर नेट फोर्स ऑन सी निकालना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा FCB माइनस FCA। ठीक है, चलो करके देखते हैं। सबसे पहले चलिए FCB निकाल लेते हैं। तो K आपको गिवन है, FCB निकालने के लिए चार्ज Q/2 और Q लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, Q/2 मल्टीप्लाइड बाई K, ये Q1 Q2 हो गया, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू कितना हो जाएगा, R/2, मतलब स्क्वायर करोगे तो R²/4 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा जितना भी आंसर है K Q² अपॉन R² की वैल्यू को इसको ऊपर भेजोगे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 K Q² अपॉन R² निकाल चुके हैं, तो F ऑफ CB कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻⁵
न्यूटन। ऐसे ही निकाल लीजिए आप FAC, ठीक है, बल्कि इसी का नोटेशन देते हैं FCA। तो बताओ कितना हो जाएगा, K, दोनों का चार्ज कितना है, Q/2 और Q/2, तो ये हो जाएगा Q²/4 अपॉन नीचे क्या बचेगा, R²/4। देखिए कैंसिल हो गया, अब K Q²/R² बचेगा, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, अब आपको अगर नेट फोर्स निकालना है किस पर, C पर निकालना है, तो बेटा देखिए ध्यान से, अगर आपको नेट फोर्स निकालना है ऑन C, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी फोर्सेस, इंडिविजुअल फोर्सेस लगते हैं, उनका सुपरपोजिशन कर देते हैं, लेकिन डायरेक्शन कंसीडर करके यहां पर इन दोनों का सुपरपोजिशन करेंगे, बट ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो कैसे आप करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे। ठीक, FCB माइनस FCA हो जाएगा। ठीक, FCB की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁵, और इसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁵, तो फाइनल आंसर आएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स ऑन C। अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्शन बताओ, तो ये बताइए बेटा, ये चार्ज है, एक उसको वहां खींच रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है, ये किस तरफ खींचेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो फोर्स ज्यादा ताकतवर है। तो कौन सा फोर्स ताकतवर है, FCB। FCB देखिए ज्यादा ताकतवर है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट C का किस तरफ होगा, बस आपको एक लाइन ऐड करनी है, टूवर्ड्स ये डायरेक्शन है। ठीक, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। So this is your first numerical. Now let's move on to the second one. 2 point charges plus NE and plus E are placed at a distance of 16 centimeter from each other. At what point between these charges should a third charge Q be placed so that it remains in equilibrium? Second question हमें क्या कहता है कि दो चार्जेस हैं, एक आपका प्लस NE, ठीक, दूसरा आपका है प्लस E, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता नहीं है, बस आपको ये बोला गया है कि थर्ड चार्ज इन दोनों के बीच में कहीं पर भी, मतलब जरूरी नहीं मिड पॉइंट, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर भी ला करके आप प्लेस कर दीजिए, और आपको बताना है कि वो जिस जगह पर प्लेस होगा उस जगह पर नेट फोर्स 0 आना चाहिए। सेकेंड न्यूमेरिकल हमें कहता है कि एक चार्ज है आपका प्लस NE और दूसरा चार्ज है आपका प्लस E, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी, आपको पता नहीं है कहां पर, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी एक Q चार्ज प्लेस कर दीजिए सच दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अब ये बताइए, कोई भी चीज को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो इसका मतलब है उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब सबसे पहला ध्यान देने वाली चीज क्या है, अगर कहीं पर भी न्यूमेरिकल में आप ये देखेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि नेट फोर्स उस बॉडी पर 0 होगा। कोई बच्चा एक तरफ से खींचे किसी टेबल को, दूसरा बच्चा उसी ताकत से दूसरी तरफ खींचे, तो टेबल अपनी जगह से नहीं हिलेगी। मतलब टेबल किसमें है, इक्विलिब्रियम, और नेट फोर्स उस टेबल पर 0 लग रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको इक्विलिब्रियम में बोल दिया गया है। अब ये बताइए, प्लस NE है और ये Q है, आपको पता नहीं है ये कहां पर सिचुएटेड है। हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में देखिए कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 16 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये वाला जो चार्ज है वो इसको इस डायरेक्शन में धक्का देगा, इसको F1 मान ले लेते हैं, ठीक है, प्लस E Q को इस तरफ धक्का देगा, तो इसको हम F2 मान लेते हैं। ठीक, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि इक्विलिब्रियम के लिए F1 और F2 बराबर होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं F1, कूलम्स लॉ के इन दोनों के बीच में लग रहा है F1, ठीक है, तो इन दोनों का चार्ज Q है, ठीक, दूसरा चार्ज कितना है 9E अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x² है। F2 आ जाइए, F2 इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो K तो एज इट इज हो जाएगा, चार्ज Q और दूसरा चार्ज E है, अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए कितना हो जाएगा, 16 माइनस x होल स्क्वायर। भाई अब तो चीज बहुत आसान हो गई, K कैंसिल हो जाएगा, Q कैंसिल, E कैंसिल, ठीक है,
तो यहाँ आ जाएगा 9/x² इज इक्वल्स टू 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है कि बोथ साइड अंडर रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3/x इज इक्वल्स टू 1/16 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 48 माइनस 3x इज इक्वल्स टू x। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप कैसे बताएंगे 12 सेंटीमीटर? यू हैव टू टेल कि Q इज सिचुएटेड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस NE चार्ज। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत ज्यादा आता है। अगर मिड पॉइंट नहीं भी गिवन है, इक्विलिब्रियम या फिर बोल दिया नेट फोर्स 0 है, तो ये कॉन्सेप्ट को लगाइएगा, आराम से हर पार्ट का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अब थोड़ा मुश्किल में आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड न्यूमेरिकल। ABC is an equilateral triangle of side 10 meter and D is the midpoint of BC. Charges of +100, minus 100 and plus 75 microcoulomb are placed at B, C and D respectively. Find the force on +1 microcoulomb charge placed at A. अब थर्ड न्यूमेरिकल को देखिए। ABC इन्होंने कहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो चलिए हम बना लेते हैं। ये हो गया, यहाँ पर थोड़ा बनाते हैं, ये हो गया A, ठीक है, और इसको हमने ड्रॉ किया, कुछ बहुत ज़्यादा सही तो नहीं है लेकिन ये आपका बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है कि हर एंगल 60 डिग्री के बराबर है। साइड भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 मीटर। तो हर साइड आपका 10 मीटर के बराबर आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपको बोला है कि D एक पॉइंट है जो B और C के बिल्कुल बीच में है, मतलब मिड पॉइंट है। तो B और D की दूरी कितनी है? 5 मीटर। ऐसे यहां पर भी 5 मीटर, ठीक। चलिए अब चार्ज देखते हैं। जो B चार्ज है ये आपको दे रखा है +100 माइक्रोकूलम, C चार्ज दे रखा है -100 माइक्रोकूलम, D चार्ज आपको दे रखा है +75 माइक्रोकूलम और A दे रखा है आपका +1 माइक्रोकूलम। आपको निकालना है नेट फोर्स एट पॉइंट A निकालना है, ठीक है। अब एक चीज हमको पता होनी चाहिए कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमको टोटल फोर्स निकालना है तो अगल बगल जितने भी चार्जेस हैं हर चार्ज पर कूलम्स लॉ लगता है। मतलब हर चार्ज के थ्रू हमको उनके इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने होंगे और फिर उनका वेक्टर सम करना होगा। इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए B भी पॉजिटिव है, A भी पॉजिटिव है, तो B A को धक्का मारेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, मतलब लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। तो इस लाइन के अलोंग A को कौन धक्का मारेगा? B धक्का मारेगा। तो इस फोर्स को हम लिख लेते हैं F ऑफ AB, ठीक है। ऐसे ही C देखिए, C A को अपनी तरफ बुलाएगा, क्यों? नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, मतलब इसके अलोंग बुलाएगा, तो इसको क्या लिख लोगे? F A C लिख लोगे, ठीक है। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इसका वेक्टर सम निकालना है, पर पहले एक और चार्ज है सिस्टम पर D देखिए। D क्या है? पॉजिटिव। ये भी A पर धक्का मारेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, मतलब इन दोनों को पहले ज्वाइन करिए, फिर इसके अलोंग देखिए D A को धक्का मारेगा और क्या डायरेक्शन हो जाएगा? ये डायरेक्शन। तो इसको क्या लिखोगे? F A D लिखा जाएगा। अब आपको ये तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम करना है, तभी आपको नेट फोर्स ऑन A मिल पाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम AD की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। कैसे? वही, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये आपको पता है 10 मीटर है। ये डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √100 माइनस 25, मतलब √75। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? √75। अभी अंडर रूट में रहने दीजिए, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर याद हो तो अगर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनके बीच में कुछ एंगल एग्जिस्ट करता है और सेम पॉइंट से दो वेक्टर निकलते हैं, तो उनका वेक्टर सम करने के लिए हमको पैरेललोग्राम लॉ की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? सबसे पहले इसको एक क्लोज ट्राइंगल बना दीजिए। ये आपने बनाया एक क्लोज ट्राइंगल और इसका जो डायगोनल होता है, ठीक है, वो
इनका रिजल्टेंट होता है, मतलब इसको हम ले लेते हैं R1। तो R1 जो है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा f ऑफ ए बी प्लस क्या हो जाएगा, f ऑफ ए सी हो जाएगा। और पैरेललोग्राम लॉ को अगर याद करें तो इसका रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ए बी एफ ए सी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, F1 ये इन दोनों के बीच का एंगल, दिस इज कॉल्ड थीटा। एक फोर्स FAB और दूसरा FAC के बीच का एंगल थीटा। तो कितना होगा थीटा, ये बताइए। ये 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो बचा हुआ एंगल ये कितना हुआ, 120 डिग्री। 180 से 60 माइनस किया तो 120 डिग्री, मतलब थीटा की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, 120 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखते हैं FAB की वैल्यू कितनी होगी। FAB ये हो रहा है इन दोनों के बीच का फोर्स, बताइए। अगर हमें FAB निकालना है तो क्या करेंगे हम, K दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब Q1 इंटू Q2, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 1 माइक्रो कूलम है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइक्रो कूलम इंटू 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो 10⁻12 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 10 का स्क्वायर, मतलब ये 100 कैंसिल कर दीजिए तो आंसर आएगा K इंटू 10⁻12 न्यूटन। ठीक, ऐसे ही FAC निकाल लीजिए। अब अगर आपको FAC निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा, ये होता है ना AC, तो ये हो जाएगा K, सेम आंसर आने वाला है। देखो ये भी 100 है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि Q1 Q2 में मैग्नीट्यूड लिया जाता है, साइन नहीं लिया जाता है, तो ये 100 ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 1 माइक्रो कूलम इंटू 10⁻12, डिस्टेंस वही है 100, तो आंसर कितना आएगा K इंटू 10⁻12 न्यूटन। वैल्यू उठाइए, सब्स्टिट्यूट करिए, तो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हो जाएगा K इंटू 10⁻12 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम वैल्यू आएगी तो हम इसको 2 टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, प्लस देखिए ये दोनों भी सेम है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ K इंटू 10⁻12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि माइनस साइन है तो ये बाहर आ जाएगा और 2 से 1 माइनस होगा, तो खाली आपकी वैल्यू बचेगी K इंटू 10⁻12 का होल स्क्वायर। अंडर रूट हटा दोगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी K इंटू 10⁻12 न्यूटन। तो ये तो बेटा फर्स्ट पार्ट आ गया, मतलब R1 आ गया, लेकिन नेट फोर्स अभी भी नहीं आया। नेट फोर्स कैसे आएगा, अब FAD और R1 के बीच में आपको पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा। अब अगर इन दोनों को भी आपको ऐड करना है तो बेटा अब इसको भी पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा इस तरीके से, और ये जो डायगोनल है इसको हम R ले लेते हैं। दिस इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट A हो जाएगा। तो फिर से क्या करोगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाओ। ठीक है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो जो RA है वो कैसे लिखा जा सकता है, FAD प्लस R1 लिखा जा सकता है। फिर से वही काम करेंगे भाई, मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, FAD का स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान दो आगे आएगा cos थीटा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, इसीलिए आगे वाला टर्म हम सिर्फ 0 लिखकर खत्म कर देंगे। ठीक, R1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो चलिए FAD देख लें। अगर हम FAD की बात करें तो बेटा ये हो जाता है K, चार्ज कितना है 1 माइक्रो कूलम, यहाँ पर कितना है 75 इंटू 10⁻12 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, अंडर रूट 75 का होल स्क्वायर। मैंने कहा था अंडर रूट मत हटाइएगा। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ 75 बच्चे का ही कैंसिल हो जाएगा, तो K इंटू 10⁻12 न्यूटन। ठीक, अब पुट कर दीजिए, तो भाई अब तो आसान हो गया। अब कितना हो गया, K इंटू 10⁻12 न्यूटन, और ये 2 टाइम्स होगा ना, दोनों वैल्यू सेम है आपकी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट तो इसमें से हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एक अंडर रूट रह जाएगा, तो K इंटू 10⁻12 आपका आंसर हो जाएगा। K की वैल्यू कितनी होती है
9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12 इंटू अंडर रूट, ये सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 9√2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स एट पॉइंट ए। ठीक, और अगर ये तो मैग्नीट्यूड आया है, अब डायरेक्शन पूछा जाए तो डायरेक्शन बताइए, आर ए का डायरेक्शन क्या होगा? इट इज एट 45 डिग्री, यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा? 45 डिग्री इंक्लाइंड होगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि 45 डिग्री एंगल इंक्लाइंड टू द लाइन पैरेलल टू बी सी। देखिए BC की पैरेलल लाइन है, तो यहां पर आप डायरेक्शन में क्या लिखोगे? 45 डिग्री इंक्लाइंड टू द लाइन पैरेलल टू BC। दिस इज द आंसर। अगर कोई और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराना है न्यूटन का अनसॉल्व, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट एंड हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर दैट।